नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन हो तो अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज में हम अभी तक 30 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत 31वें सेंटेंस से करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारी वीडियो का पहला सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है और किरण पब्लिकेशन 2023 का 31वां सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। अप्रोच आपको हमारी पता है कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हैं, मतलब उसके फंक्शन पर, वर्ड के फंक्शन पर, उसकी सिंटैक्स पर, उसकी स्ट्रक्चर पर हमारा फोकस होता है। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। देखिए, आई तो आपको पता है प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया। प्रीफर यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो आपकी है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का तो यहाँ स्कोप है नहीं, नाउन ही होना चाहिए। अब नाउन की जगह आपके सामने लिखी हुई है 2 + V1, यानी कि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव नाउन रह सकता है। देखिए, प्रीफर को ठीक से जानने समझने के लिए जरा मेरी बातों को गौर से सुनिए, जरा ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। प्रीफर एक वर्ब है और इस वर्ब से ये इसकी बेस फॉर्म है, बेस वर्ड है, रूट वर्ड है प्रीफर। और प्रीफर से दूसरे वर्ड भी बन जाते हैं, जैसे प्रिफरेंस बन जाता है, प्रिफरेबल एडजेक्टिव बन जाता है, प्रिफरेंस नाउन भी बन जाता है। लेकिन प्रीफर जो है रूट वर्ड है और ये एक वर्ब है। अब इसका मीनिंग होता है टू लाइक, चूज और वांट समथिंग या वन थिंग रादर देन अदर थिंग। ठीक है, अगर आपके सामने दो ऑप्शन है तो उन दो ऑप्शन में से किसी एक को लाइक, चूज या वांट करना इसकी अपेक्षा। अब देखो, प्रीफर का मीनिंग ऐसा है कि इसके मीनिंग में ही कंपैरिजन का सेंस है। प्रीफर के मीनिंग में ही कंपैरिजन का सेंस है। इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए शुरू में ही। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा एक के बाद एक, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीफर वर्ब किस तरह से फंक्शन करती है, वो किस तरह की स्ट्रक्चर को जनरेट करती है, हमें किस तरह के सिंटैक्स को फॉलो करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, श्री प्रीफर्स बुक्स। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है, रेडीमेड नाउन। बुक जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी फॉर्म में वो नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में है। ठीक है, यहाँ पर तो एक रेडीमेड नाउन लिखा है, लेकिन अगर मैं किसी एक्टिविटी को लिखना चाहूँ, किसी वर्ब को लिखना चाहूँ, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ सी प्रीफर्स रीड। रीड तो यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता भाई, प्रीफर तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होना चाहिए। यहाँ पर लिखी हुई है आपने वर्ब, तो इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो इसको जिरेंड बना दो, जिरेंड चूंकि नाउन के तरह बिहेव करते हैं, नाउन के फंक्शन में होते हैं। जिरेंड बनाने का मतलब है इसको रीडिंग लिख दो। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको इन्फिनेटिव बना दें, और इन्फिनेटिव इसको इसलिए बना सकते हैं, इन्फिनेटिव मतलब टू रीड, इसको इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि टू रीड इन्फिनेटिव भी नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं। हालांकि इन्फिनेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब के फंक्शन में भी आ सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है, इन्फिनेटिव नाउन बन जाएगा। यानी कि उस ट्रांजिटिव व प्रीफर का ऑब्जेक्ट टू रीड भी हो जाएगा और रीडिंग भी हो जाएगा। मतलब मैं इस सेंटेंस को, ये इस तरह से तो गलत है, लेकिन इस सेंटेंस को मैं लिख सकता हूं, सी प्रीफर्स टू रीड। सही है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, सी प्रीफर्स रीडिंग।
अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, मैंने आपको बताया था कि प्रीफर का मीनिंग ही ऐसा है कि उसके मीनिंग में ही कंपैरिजन का सेंस है। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में जिससे कंपैरिजन की जा रही है वो चीज़ तो नहीं लिखी है, लेकिन जिस चीज़ को लाइक, चूज या वांट किया गया है वो लिखा है, और बाकी सारी चीज़ों से ही इसकी कंपैरिजन की जा रही है। इनहेरेंटली कंटेक्स्ट जो है, सिचुएशन, सिनेरियो ऐसा चला गया कि बुक को लाइक, चूज या वांट किया जा रहा है बाकी सारी चीज़ों की अपेक्षा। ठीक है, यही तो कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही नाउन लिखा है यहाँ पर, एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है। यहाँ पर भी रीडिंग या टू रीड लिखेंगे तो आप एक ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो जिससे कंपैरिजन की जा रही है वो नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम उसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ आपके सामने, श्री सी प्रीफर्स बुक्स। ठीक है, अब मैं देन लगाऊं यहाँ पर, देन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, कि बुक्स और न्यूज़पेपर में वो बुक को प्रीफर करती है। देन यहाँ पर गलत हो जाता है, देन प्रीफर के साथ हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं टू प्रीपोजिशन। ठीक है, टू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। अब ये जो प्रीफर है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये बुक, और टू प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया न्यूज़पेपर को। ठीक है, अब यहां पर तो दो रेडीमेड नाउन लगे थे, बुक भी रेडीमेड नाउन है, न्यूज़पेपर भी रेडीमेड नाउन है। लेकिन अगर मैं एक्टिविटी को लिखना चाहूं, जैसे मैंने कि रीड को लिखा था, तो मैं कैसे लिखूंगा? सी प्रीफर्स रीड टू लिसन कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि ये टू क्या लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, कंपैरिजन शो करने के लिए कि किससे कंपैरिजन की जा रही है, प्रीफर के साथ टू लगाया जाता है। तो उस प्रीपोजिशन की जिससे कंपैरिजन की जा रही है उस यूनिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमने टू प्रीपोजिशन लगाया है। अब टू प्रीपोजिशन लगाया है तो इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होना चाहिए। यहाँ पर लगाई हुई है आपने एक वर्ब, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए आपने यहाँ क्या किया था? या तो इसको टू रीड लिखा था या फिर रीडिंग लिखा था। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू लिसन लिखेंगे, यानी कि इन्फिनिटिव बनाएंगे, या लिसनिंग लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टू लिसन बिल्कुल गलत हो जाएगा, लिसनिंग सही हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये प्रीपोजिशन टू आपने लगा रखा है, और इसके बाद आप यहां पर टू लिसन लिखते हैं तो एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा प्रीपोजिशन आ जाएगा। हालांकि टू लिसन ये जो इन्फिनिटिव है, इसमें जो ये टू है, इसको एक सेपरेट प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं किया जाता है। टू लिसन को पूरी एक यूनिट कंसीडर किया जाता है जिसको इन्फिनिटिव माना जाता है, और इस इन्फिनिटिव को नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में कंसीडर किया जाता है। हालांकि यहाँ पर ये नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट बन सकता था, लेकिन चूंकि पहले एक प्रीपोजिशन टू लगाया हुआ है तो उसके बाद ये दूसरा टू प्रीपोजिशन बोलने में भी और सुनने में भी अटपटा लगेगा। हम किसी भी लैंग्वेज को मैनर में बोलना चाहते हैं, मैनर में सुनना चाहते हैं, ये मैनरेबल नहीं है। टू लिसन प्रीफर का ऑब्जेक्ट हो सकता था, देखिए यहाँ पर हो गया था, लेकिन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जिरेंड भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आप हमेशा जिरेंड को बनाएं, क्योंकि एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा प्रीपोजिशन बोलने सुनने में अटपटा सा लगता है। टू लिसन में जो टू है बेसिक रूप से तो ये प्रीपोजिशन ही है, या प्रीपोजिशन जैसा बोलने और सुनने में तो प्रीपोजिशन जैसा ही है। हालांकि टू को एक सेपरेट प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं किया जाता है, टू लिसन को एक पूरी यूनिट कंसीडर किया जाता है जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई प्रीपोजिशन लगे दिखे और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी एक्टिविटी को या किसी वर्ब को बनाना हो तो वर्ब की जिरेंड फॉर्म लगाएं। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव नहीं जिरेंड बनेगा, तो लिसनिंग सही हो जाएगा, लिसन टू लिसन गलत हो जाएगा। जब आपने यहां पर जिरेंड लगाना है तो आप यहां पर भी अब टू रीड नहीं लगा सकते भाई, यहां पर आप लिसन का क्या कर देंगे? लिसनिंग कर देंगे। प्रीपोजिशन देखा आपने, वो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जिरेंड, लिसन वर्ब थी उसको नाउन बनाने के लिए आपने जिरेंड कर दिया लिसनिंग। तो यहां पर भी अब आपको रीड को टू रीड नहीं लिखना है, रीडिंग ही लिखना है। ठीक है, ये टू रीड अगर आप यहां पर आपने टू रीड लिख दिया, यहां पर आपने लिसनिंग लिख दिया,
तो ऐसा लगेगा जैसे आप यहाँ पर लिसनिंग को, जीरेंड को इन्फिनेटिव से जोड़ रहे हैं। ये बहुत ही अननेचुरल हो जाता है, ग्रामरियन इसको फॉलो नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पर जीरेंड लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी जीरेंड ही लगाएंगे। तो सेंटेंस आपका फाइनल ये हो जाएगा, इस तरह से आप लिखेंगे, सी प्रीफर्स रीडिंग टू लिसनिंग। अच्छा, साथ साथ एक बात और बताता चलूं आपको, ये जो टू रीड है, ये इन्फिनेटिव, और ये जो रीडिंग है, ये जीरेंड, ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इनमें वर्ब का एट्रीब्यूट तो रहेगा ही, और चूंकि रीड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट भी लेगी। तो यहाँ पर बुक्स या नॉवल या न्यूज़पेपर कुछ भी लिखा जा सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टू रीड लिख दिया तो यहीं पे बात खत्म हो गई। टू रीड में जो रीड है, रीड वर्ड है, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक वर्ब है, और वर्ब का एट्रीब्यूट चेक करने गए तो वो दिखी ट्रांजिटिव वर्ब, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो इन सेंटेंस को अगर इस तरह से लिखने की कोशिश करूं मैं, सी प्रीफर्स टू रीड बुक्स, सही है। ठीक है, कोई एडवर्ब मैनर लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो इस रीड के मैनर को बताने के लिए, वो सब डेकोरेटिव चीजें हो जाएंगी, बेसिक तो यही है। ठीक है, इतना मैं आपको समझाने के बाद देखिए, टू प्रीपोजिशन अगर लगा है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम जीरेंड को, और जब हमने यहाँ पर जीरेंड लगा दिया तो हम यहाँ पर भी जीरेंड ही प्रीफर करेंगे। टू रीड ना लिख के वहाँ पर भी रीडिंग लिखेंगे। फाइनल सेंटेंस आपका हो जाएगा, सी प्रीफर्स रीडिंग टू लिसनिंग। ठीक है, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया रीडिंग, और ये चूंकि प्रीपोजिशन है, उस जिस यूनिट से कंपैरिजन किया जा रहा है उस यूनिट को लिखने के लिए, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये लिसनिंग। ये भी एक जीरेंड है। ठीक है, नाउन के फंक्शन में है। इतनी बात हो गई। वापस आते हैं सेंटेंस पर। तो यहां पर देन तो लगा नहीं सकते, आपको टू लगाना पड़ेगा, और यहां पर टू लगा दिया तो अब आपको टू वॉक नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है वॉकिंग। और यहां पर अगर आपने जेरेंड यूज कर लिया तो यहां पर भी आप टू राइड लिख नहीं सकते, आप यहां पर लिखना पड़ेगा राइडिंग। ये आपका सही ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन। ये हो गया आपका 31वां क्वेश्चन। लेकिन बाकी ऑप्शन चेक करने के लिए जब मैं गया, या मैं आपको कहूं कि बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं सेंटेंस में, कि बाकी ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, हमें सही ऑप्शन मिल गया, सही है, हम श्योर हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो एक बार, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, कि क्या सिचुएशन दी हुई है। देखिए, राइडिंग देन वॉकिंग, देन यूज किया गया है, देन प्रीपोजिशन आता नहीं है प्रीफर के साथ, ये तो गलती हो गया। एक सिचुएशन दी गई है, राइड टू वॉक। अब ये देखिए, मुझे कंफ्यूजिंग इसलिए लगी कि कुछ बच्चे इस ऑप्शन से भी कंफ्यूज हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो राइड वर्ड है ना, ये वर्ब तो है ही, राइड का मतलब राइड वर्ब तो है ही, तभी हम उसको टू राइड और राइडिंग बना पाए। ये वर्ब होने के साथ साथ एक नाउन भी है, और यही सिचुएशन है वॉक के साथ। वॉक का मतलब आप जानते हैं, वर्ब है वो, लेकिन वर्ब होने के साथ साथ वो एक नाउन भी है। तो कोई स्टूडेंट मुझसे एक सवाल पूछ सकता है, या आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, यहाँ पर एक नाउन होना चाहिए था, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगाते हैं कंपैरिजन के लिए, और यहाँ पर भी एक नाउन होना चाहिए था। तो जब राइड भी नाउन हो सकता है और वॉक भी नाउन हो सकता है, तो हमने इनके नाउन वाले फंक्शन में इन्हें क्यों नहीं लिया? हमने राइडिंग और वॉकिंग क्यों बनाया? हमने वर्ब को जीरेंड बनाया और जीरेंड को कहा नाउन, और ये नाउन हो रहा है ऑब्जेक्ट। राइडिंग और वॉकिंग हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड बनाकर, नाउन बनाकर उनको ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है प्रीफर का और टू का। हमने इनके राइड के और वॉक के नाउन वाले फंक्शन को क्यों नहीं लिया? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। और अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया है तो मैं बता दूं कि राइड जब नाउन है तो उसका मतलब है अ जर्नी ऑन द हॉर्स और बाईसाइकिल, या कोई ऐसा व्हीकल, ठीक है, एटीसी। वॉक जब एक नाउन है तो उसका मतलब है अ जर्नी ऑन फुट, लिख देता हूं अ जर्नी ऑन फुट, या अ जर्नी बाई वॉकिंग लिख देता हूं, ठीक है।
वॉक नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है, लेकिन जब वो नाउन होता है उसका मतलब है जर्नी बाय वॉकिंग, और राइड जब नाउन होता है जर्नी ऑन द हॉर्स और बाईसाइकिल, ये मतलब है। अब देखो अगर हम इस वाले ऑप्शन को सही करें तो हमने क्या किया, जिस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर एक एक्टिविटी को रिफर किया गया था, अब हमने उसको एक जर्नी बना दिया। मीनिंग में थोड़ा सा फर्क आ गया। यहां पर हम एक एक्टिविटी को रिफर कर रहे थे, एक प्रोसेस को रिफर कर रहे थे, यहां पर हमने एक जर्नी को रिफर कर दिया। जर्नी एक अलग चीज है, जर्नी एक नेम है एक प्रोसेस का, ये कह सकते हैं, प्रोसेस का नेम नहीं कह सकता हूं मैं। यहां पर जर्नी जो है एक रेडीमेड नाउन है, ठीक है, राइड जो है एक नाउन है, मतलब हमने यहां पर उनको जर्नी बना दिया, और यहां पर हम इसको एक्टिविटी की तरह रिफर कर रहे थे, यहां पर हमने उसको एक अलग वे में, एक अलग सेंस में हम उसको ले गए, तो थोड़ा सा मीनिंग में फर्क आ गया। हमें यह करना है कि जिस मीनिंग में सेंटेंस दिया हो उसको उसी मीनिंग में इंप्रूव करना है। तो सही ये सही हो जाता अगर ये पहला ऑप्शन ना दिया होता तो। कितना आसान सेंटेंस को मुश्किल बना दिया ये दूसरा ऑप्शन लिखकर। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हुए होंगे, जिनको ये पता होगा कि राइड और वॉक नाउन भी हो सकते हैं, वो जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। तो अगर यहां पर एक एक्टिविटी को दे रखा है इन्फिनेटिव लिखकर, भाई इन्फिनेटिव लिखने का है, जिरेंड लिखने का मतलब तो यही है कि हम इन्हें वर्ब की तरह ले रहे हैं, और वर्ब की तरह ले रहे हैं तो इनको एक एक्टिविटी की तरह, एक एक्शन की तरह दिया है। यहां पर आपने उसको एक रेडीमेड नाउन बना दिया, आपने उसकी थीम ही चेंज कर दी, आपने उसका फंक्शन ही चेंज कर दिया। तो मेरी बात को समझिए कि आपको जिस मीनिंग में सेंटेंस दिया हो उसी मीनिंग में इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला उतना बेटर नहीं है जितना बेटर ये है, राइडिंग टू वॉकिंग, ये सही हो जाएगा, राइड टू वॉक इसी वजह से गलत हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 31वां सेंटेंस। अब देखिए प्रीफर वर्ब के बारे में कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सेंटेंस तो आपका हो गया, और इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको हैं प्रीफर वर्ब के बारे में बता देना चाहता हूं अपनी ओर से, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जैसे प्रीफर वर्ब और किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकती है। प्रीफर के साथ टू आ सकता है, ये आपने देख लिया किस तरह से आ सकता है, ये आपने देख लिया, लेकिन प्रीफर वर्ब के साथ कुछ और भी आ सकता है क्या, किसी और कंस्ट्रक्शन में, किसी और स्ट्रक्चर में वो यूज हो सकती है क्या। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, वुड यू प्रीफर मी टू ड्राइव द कार, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। इस स्ट्रक्चर में हम प्रीफर को यूज कर सकते हैं। प्रीफर के बाद क्या आया, मी आया, यानी कि समवन, ठीक है, प्रीफर समवन। यहां पर क्या आया, इन्फिनेटिव, यानी कि टू डू मैंने किसी भी वर्ब के जगह मैंने डू लिख दिया, यहां पर कोई भी वर्ब हो सकती है डू की जगह, जैसे यहां पर ड्राइव है। प्रीफर समवन टू डू समथिंग, ठीक है, इस मीनिंग में भी आप प्रीफर को यूज कर सकते हैं, प्रीफर समवन टू डू समथिंग। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, आई वुड प्रीफर यू टू स्टे। प्रीफर समवन टू डू समथिंग, प्रीफर तो मैं कर रहा हूं लेकिन स्टे आपको करना है, ठीक है। ये स्टे जो है, इस वर्ब का डूअर कौन रहेगा, यू। ड्राइव वर्ब का डूअर कौन है, मी। प्रीफर यू कर रहे हो, प्रीफर यहां पर आई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से प्रीफर वर्ब यूज हो सकती है। इसके अलावा एक यूसेज और है जो न्यूज़पेपर वगैरह में आ सकता है, या कहीं पर किसी एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना मत, परेशान मत होना, उसके बारे में बता देता हूं मैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, शी प्रीफर्स बुक्स टू न्यूज़पेपर्स, ये लिखा था ना मैंने, ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, एकदम बढ़िया। अब जो अमेरिकन इंग्लिश है, जो अमेरिका वाले हैं, उन्हें इंग्लिश को बड़े अपने तरीके से थोड़ा सा बदला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अमेरिका में जाके इंग्लिश के बारे में बदल गई हैं। तो वो क्या करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ प्रीफर्स बुक्स टू की जगह ओवर लगाने लगे, और ये पिछले 70-80 सालों में इन्होंने, मैं इसको देख रहा था तो पिछले 70-80 सालों में यहाँ पर ओवर का यूज भी बढ़ा है। लेकिन ओवर का यूज, इस टू प्रीपोजिशन की जगह ओवर का यूज, या प्रीफर के साथ ओवर का यूज, प्रीफर के साथ टू के यूज की अपेक्षा
5-10% ही है। 5-10% सिनेरियो में इंग्लिश, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या अमेरिकन राइटर्स की कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो 5-10% केसेस में आपको प्रीफर के साथ ओवर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। हालांकि ब्रिटिशर्स जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश के, वो इसको ज़्यादा सही नहीं मानेंगे या वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्टेबल है, न्यूज़पेपर में मैंने लिखा हुआ देखा है। और इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल है इस स्ट्रक्चर को, यानी कि प्रीफर के साथ ओवर को पैसिव में यूज करना, वर्ब की पैसिव फॉर्म के साथ यूज करना। मतलब ऐसे अगर लिखा हुआ आ जाए, बुक्स आर प्रीफर्ड ओवर न्यूज पेपर्स, ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो ये सही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 95% केसेस में आपको प्रीफर के साथ टू लगा हुआ मिलेगा, लेकिन 5-10% केसेस में अमेरिकन इंग्लिश की सिनेरियो में, अगर अमेरिकन इंग्लिश में कोई आर्टिकल या न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो प्रीफर के साथ ओवर भी मिल सकता है। और पैसिव स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा मिलेगा, उसमें भी बुक्स आर प्रीफर्ड ओवर न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस अगर आपके सामने लिखे हुए आ जाए तो आप इसको बहुत बड़ी गलती ना माने। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट में पूछा गया है, अगर आपको ओवर लिखा गया है और इंप्रूवमेंट में पूछा गया है, तो आप प्रीफर के साथ टू यूज करें। इंप्रूवमेंट में अगर आ गया तो ये इंप्रूव्ड वर्जन होगा, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये अभी पिछले 70-80 साल में रिसेंट फिनोमिना है। एक सिचुएशन तो ये हो गई, एक सिचुएशन और है जो प्रीफर के साथ, यानी कि एक स्ट्रक्चर और है जो राइटर्स प्रीफर के साथ यूज करने लगे हैं, वही मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा सी प्रीफर्स टू डाई रादर देन टू लिव विदाउट मी। ठीक है, प्रीफर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। अब आपने सर बताया था कि प्रीफर के साथ देन आता नहीं है, टू आता है, आपने तो देन लगा दिया। ये देखिए देन बच्चा लग गया इस एडवर्ब रादर की वजह से। रादर जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब कंपैरिजन शो करने के लिए यूज होता है, कंपैरिजन शो करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। हालांकि इसका यूज सर्टेन डिग्री या सिग्निफिकेंट अमाउंट को बताने के लिए भी यूज होता है। मैं बता दूं यहां पर एडवर्ब डिग्री ये हो जाता है, एडवर्ब डिग्री, और ये सर्टेन और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट या इंटेंसिटी या स्कोप ऑफ समथिंग। ठीक है, इसको बताने के लिए भी हम इसका रादर का यूज कर लेते हैं, लेकिन रादर कंपैरिजन शो करने के लिए भी यूज होता है। तो इस रादर के लगने की वजह से हमने देन को लगा दिया यहाँ पर, और देन यहाँ पर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। भाई अगर प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद जिरेंड लिखा जाता, इन्फिनिटिव लगाया है हमने तो कंजंक्शन ही कंसीडर करना पड़ेगा। इसे देन प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों हो सकता है। तो अब देन कंजंक्शन ने टू लिव को, टू डाई को जोड़ दिया। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये, और वो भी है टू लिव भी, और देन कंजंक्शन इनको जोड़ रहा है। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है। प्रीफर के साथ रादर देन लिखा है तो आप इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, इसको भी आप बहुत बड़ी गलती ना माने। लेकिन ये भी आपको 2-4% केसेस में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। प्रीफर के साथ टू बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाकी जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये 5-10% में आ जाती है। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर जो एक्सेप्टेबल कंसीडर की जाती है, जिसमें ग्रामेरियंस को कोई गलती नहीं लगती, लेकिन यूसेज बहुत कम है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई वुड प्रीफर दैट यू डिड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से तो सभी सहमत होंगे, चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिशर्स हो। वो इसलिए क्योंकि प्रीफर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट तो कोई क्लोज भी हो सकती है, ये पूरी की पूरी क्लोज उसकी ऑब्जेक्ट हो गई। और चूंकि पूरी की पूरी क्लोज उसका ऑब्जेक्ट हो रही है, मतलब इस क्लोज को मैं कहूँगा नाउन क्लोज। भाई जिस तरह से आपने प्रीफर के साथ, यहाँ पर सबसे पहले वाले पेज पर हम चलते हैं, ये सबसे पहला वाला पेज, जिस तरह से आपने प्रीफर के साथ बुक लगाया, एक रेडीमेड नाउन, जिस तरह से आपने प्रीफर के साथ
इन्फिनेटिव और जीरेंड को लिखा, उसी प्रकार से प्रीफर के साथ एक क्लोज भी लिखी जा सकती है, और वो क्लोज पूरी की पूरी क्लोज इस प्रीफर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकती है। उस पूरी क्लोज को मैं कहूँगा नाउन क्लोज। ये स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। एक स्ट्रक्चर और है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है ये। जैसे मैं लिख सकता हूँ आई प्रीफर माई क्लोथ्स ब्लैक। ये क्या लिख दिया सर आपने? बेटा ये प्रीफर जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, और ये ब्लैक लिखा हुआ है एक एडजेक्टिव इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट बनकर। हमारे पास बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी ले लेती हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। जैसे मुझे आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर ब्लैक कपड़े पहनता हूँ, तो अब मैं लिख सकता हूँ आई प्रीफर माई क्लोथ्स ब्लैक। ठीक है, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट बनकर, तो प्रीफर इस मीनिंग में भी यूज हो जाती है। ये स्ट्रक्चर भी एक्सेप्टेबल है। इतनी बातें हैं प्रीफर के बारे में, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 31 सेंटेंस। 32 पर चल लेते हैं। देखिए जो मैं बातें आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर को सामने रखा जाए, पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, ताकि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो, आपको सारी चीज़ों का पता हो। कन्फ्यूज़न के लिए जगह छोड़नी ही नहीं है हमें। 31 और ये 32। अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज बाय मी। ठीक है, अब पेयर नाउन हो गया, और यही हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब का। ये शूज तो इस प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सॉरी। ठीक है, ये प्रीपोजिशन लगी है कि किसके पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया शूज। तो अब पेयर, ये जो नाउन लगाया है, ये जो नाउन फ्रेज लगी है, यही सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट अगर ये है तो वर्ब इसके हिसाब से होनी चाहिए। आपने हैव बीन लगाई हुई है, अगर यहाँ पे 2 पेयर्स हो जाता, 2 पेयर्स ऑफ शूज, तब तो हैव बीन सही थी। लेकिन बात हो रही है अ पेयर की। अ पेयर का मतलब तो एक सिंगल यूनिट हो गई, तो सिंगल यूनिट है तो यहाँ पर हैव बीन नहीं हैज बीन आना चाहिए। बस इतनी सी गलती थी। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। देखिए हैज के साथ बीइंग नहीं आता, हैज के साथ या हैव के साथ या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसने इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाने की कोशिश की, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाने के लिए क्या करता, वो हैज बीन लगाता पहले, फिर इसको बीइंग करता हो। भाई परफेक्ट ले गया हैज बीन लगाकर, फिर कंटिन्यूअस ले गया बीइंग लगाकर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता। ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आप तब लगा सकते थे जब यहाँ पर कोई टाइम लिखा होता, कोई ड्यूरेशन लिखी होती, या कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखा होता कि इतने टाइम से ये चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। वुड के साथ वुड एक मोडाल है, और मोडाल जो है हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। इनके साथ जो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, इनके साथ बेस फॉर्म आती है, या तो वुड बी हो जाता। ठीक है, अगर वुड बी होता अब पेयर ऑफ शूज वुड बी परचेज बाय मी, तो ये सही हो जाता। लेकिन वुड के साथ बीन लगा के खेल खराब कर दिया। नो इम्प्रूवमेंट तो ये है नहीं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया आपका 32। 33 पर चलते हैं। When I shall go to Agra, I shall visit the ताजमहल। देखिए when I shall go to Agra, ये जो when यहाँ पर आपके सामने लगाया गया है, ये एडवर्ब भी हो जाता है बच्चों, और कंजंक्शन भी हो जाता है। लेकिन when एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो, इसका फंक्शन टाइम रिलेवेंट ही होता है। मतलब ये टाइम को रिफर करने के लिए ही लगाया जाता है। तो अगर ये टाइम को रिफर कर रहा है तो अब देखो यहाँ पर ये एडवर्ब तो है नहीं, कंजंक्शन ही है। कंजंक्शन है और टाइम को रिफर कर रहा है। कैसे पता चला मुझे कंजंक्शन है? क्योंकि 2 क्लोजेस को जोड़ा गया है इससे। भाई और 2 क्लोजेस लिखी है आपके सामने, 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन को लगाया गया है, व्हेन कंजंक्शन को। और चूंकि टाइम को रिफर करता है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में रहता है, तो जिस क्लोज को व्हेन कंजंक्शन ने जोड़ा है, वो जिसे व्हेन क्लोज कहोगे आप, वो एक टाइम क्लोज है, एक टाइम के बारे में बता रही है। आप इसको टाइम क्लोज कह लें, कुछ ग्रामरियन इसको एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज कह लेते हैं। ठीक है, कुछ इसको एडवर्बियल क्लोज कह देते हैं। एडवर्बियल क्लोज, एडवर्बियल क्लोज।
लेकिन जो भी आप इसको कह लो, इस पूरी की पूरी क्लोज का फंक्शन एक ही है, और वो फंक्शन है टाइम के बारे में बताना। और किसके टाइम के बारे में बताना? इस मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम के बारे में बताना। मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम को बताने के लिए ये क्लोज लिखी गई है, इसीलिए तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये फ्यूचर का है। इसमें इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है? फ्यूचर का टेंस यूज हो रहा है। मतलब ये क्लोज फ्यूचर के टाइम को रिफर कर रही होगी, फ्यूचर के टाइम को रिफर कर रही होगी। और फ्यूचर के टाइम को रिफर करने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। मोस्टली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर का जो टाइम होता है वो एक शेड्यूल्ड या एक प्लान्ड एक्शन होता है, और शेड्यूल्ड और प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर शैल गो नहीं आ जाएगा, यहां पर आएगा गो। इसके अलावा बाकी जो भी ऑप्शन है वो बेकार है, यूजफुल नहीं है। देखिए शैल ट्रैवल, बात वही रखी, मेन वर्ब और चेंज कर दी। मेन वर्ब चेंज करके तो मीनिंग ही चेंज हो गया, कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया, तो ये तो गलत हो गया, शैल की वजह से गलत हो गया था। वैसे तो हैव गोन भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पर आपने बोला उस पॉइंट पर कंप्लीशन हो गया इसका। जब इस पॉइंट पर कंप्लीशन हो गया तो आप ये फ्यूचर, इस कंप्लीशन के द्वारा फ्यूचर के पॉइंट को कैसे बता सकते हैं? तो फ्यूचर के पॉइंट को बताने के लिए आप चुनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मोस्टली। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होना था। 33 का 3 हो गया इसका। 34 देख लेते हैं क्या लिखा है। यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। यू तो आपका सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हो गया आपका मोडाल, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं, और मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, वो यहाँ पर लिखी है अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज के बारे में आपको बता दूं, इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं तो आसान रहेगा आपको इसके साथ प्रीपोजिशन चूज करना। देखिए एक वर्ड होता है अपोलोजी। अपोलोजी ना एक नाउन है, और अपोलोजी का मतलब है अ रिग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का सीधे सीधे मतलब एक्सेप्टेंस से है। ठीक है, हालांकि डिफरेंस होता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है। अ रिग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन ऑफेंस और फेलियर। कोई ऑफेंस आपने कर दिया या आपकी वजह से कोई फेलियर हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, कुछ रॉन्ग आपने कर दिया, तो उस फेलियर से रिलेटेड, उस ऑफेंस से रिलेटेड रिग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट को आप कहते हैं अपोलॉजी, या an act of saying sorry for something wrong you have done। कुछ आप गलत कर चुके हैं, उसके लिए सॉरी बोलने के एक्ट को आप कहते हैं अपोलॉजी। ठीक है, अब देखिए इस अपोलॉजी से बनने वाला वर्ड है अपोलोजाइज। ये जो अपोलॉजी है, इस अपोलॉजी से ही अपोलोजाइज बना है। यहाँ पर एस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जेड भी लिखा हुआ मिल सकता है, अपोलोजाइज। और वर्ब है ये, बस मीनिंग वही है, टू से सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन। ठीक है, मीनिंग तो वही रहा इसका, बस ये वर्ब के फंक्शन में आ गया अपोलोजाइज। और ऐसे ही इस अपोलॉजी से एक वर्ड बन जाता है अपोलोजेटिक। ये जो अपोलोजेटिक है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मीनिंग लगभग वही रहा, लेकिन एडजेक्टिव के फंक्शन में आ गया। आप इसको यूज कर सकते हैं अपोलोजेटिक स्टेटमेंट। ठीक है, ये नाउन और ये हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। जैसे मैं लिख सकता हूं सी वाज अपोलोजेटिक फॉर ब्रेकिंग माई हार्ट। ठीक है, और इसी अपोलोजेटिक में अगर आप एल आई लगा देंगे
तो ये हो जाएगा अपोलोजेटिकली, अपोलोजेटिकली, और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये अब एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव अपोलोजेटिक में एलवाई लगा दिया तो क्या बन गया, अपोलोजेटिकली, और ये बन गया एडवर्ब मैनर। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूं सी स्माइल्ड अपोलोजेटिकली। ठीक है, ये एडवर्ब मैनर इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, इस तरह से अपोलॉजी। तो अपोलॉजी का या अपोलोजाइज का मेन मीनिंग क्या है, टू से सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन। तो सॉरी जिससे भी कहोगे, सॉरी जिससे भी कहोगे, ठीक है, सॉरी जिससे भी, अरे कहाँ चला गया पेन आने तो सॉरी जिससे भी कहोगे वो रिसिपिएंट होगा। अगर इसको अपोलोजाइज किया गया है, यानी कि इसको सॉरी कहा गया है, तो ये जो हिम पर्सन है, ये इस सॉरी का, इस अपोलॉजी का क्या है, रिसिपिएंट है। ठीक है, RECPIENT, रिसिपिएंट, मतलब जिसने उस सॉरी को स्वीकार किया है। तो रिसिपिएंट को अगर हम रिफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम प्रीपोजिशन विद नहीं टू लगाते हैं, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाना चाहिए था टू। हालांकि फॉर प्रीपोजिशन इसके साथ आ जाता है उस चीज को बताने के लिए, उस ऑफेंस को बताने के लिए, या वो जो रॉन्ग आपने एक्टिविटी कर दी उसको रिफर करने के लिए फॉर आ जाता है। ठीक है, कि रीजन क्या है, फॉर प्रीपोजिशन हम लगा देते हैं रीजन को रिफर करने के लिए, कि आपने जो अपोलोजाइज किया उसका रीजन क्या है। तो फॉर प्रीपोजिशन लगा है, तो फॉर तो आना नहीं था, यहाँ पर ऑफ नहीं आना था। रिसिपिएंट को बताने के लिए आप क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। रिसिपिएंट का मतलब जिसने सॉरी स्वीकार किया, रिसीव किया। ये हो गया आपका 34 सेंटेंस। नो इंप्रूवमेंट इसका था नहीं। 35 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। ठीक है, देखो यहां पर कॉमा होना चाहिए। किरण पब्लिकेशन वालों ने छोड़ दिया होगा, तो हमारे टाइपिस्ट ने भी छोड़ दिया, क्योंकि आपने एक क्लोज लिखी और सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले लिखा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। या तो आप कंजंक्शन को यहाँ बीच में लगाते और दोनों क्लोजेस को जोड़ते, तब तो कॉमा की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने अगर कंजंक्शन से क्लोज को स्टार्ट कर दिया और सबऑर्डिनेट क्लोज को लिख दिया, तो इस क्लोज को अलग करने के लिए, बताने के लिए कि ये क्लोज यहाँ पर खत्म हो गई, एक कॉमा लगाना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी इंग्लिश है। सिंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो सिंस है ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसके बाद लिखा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और ये टाइम भी पास्ट का कोई टाइम लिखा होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में आपने देखा होगा सिंस के साथ टाइम लिखा जाता है, सिंस यस्टरडे, सिंस 10 o'clock। ठीक है, तो पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए सिंस प्रीपोजिशन हो जाता है। टाइम रिलीवेंट फंक्शन होता है यहाँ पर। जब सिंस कंजंक्शन होता है तब भी वो दो तरह के फंक्शन में आता है। एक तो वो टाइम को रिफर कर देता है, वही पास्ट का टाइम जहां से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई हो प्रेजेंट के पॉइंट तक चल रही हो, तभी तो हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बना पाते हैं। और दूसरा वो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करने लगता है, बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है। और सिंस इस मीनिंग में, सिंस कंजंक्शन के फंक्शन में आकर जब बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है तो वो फंक्शन एस का भी होता है। देखिए आप इसको मैं समझा देता हूं, यहां पर आ जाइए। जैसे मैंने लिखा सिंस सी फेल्ड, सी हैज बीन studying STUD hard। ठीक है, सिंस सी फेल्ड सी हैज बीन स्टडिंग हार्ड। तो सी फेल्ड का मतलब क्या है, फेल्ड का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का कोई स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये अगर आपकी टाइम लाइन है जिस पर आप टाइम को अंकित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये वो पॉइंट है जब आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, मतलब रिपोर्ट टाइम है, और बाय डिफॉल्ट यही टाइम प्रेजेंट का टाइम होता है।
देखिए जो रिपोर्ट टाइम होता है वो आपका प्रेजेंट टाइम ही होता है, आप उसी टाइम पर रिपोर्ट करते हैं जब आप प्रेजेंट में होते हैं। ये प्रेजेंट के टाइम पर ही आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं, उसी को प्रेजेंट का टाइम कंसीडर किया जाता है। इससे 1 सेकंड पहले ही पास्ट, इसके 1 सेकंड बाद ही फ्यूचर ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब लगा रहे हैं, सी फेल्ड लिख रहे हैं, तो पास्ट में किसी पॉइंट पर होने वाला एक्शन होगा। सी फेल्ड इस रिपोर्ट टाइम से पहले का कोई एक्शन, पहले का कोई पॉइंट को रिफर कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है व्हेन सी फेल्ड। तो सिंस सी फेल्ड अगर हम लगा रहे हैं तो हम इस पॉइंट से लेकर यहां तक के ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं, हम यहां तक के ड्यूरेशन को बता रहे हैं कि ये एक्टिविटी, ये वो पॉइंट था जहां पर वो फेल हुई थी, सी फेल्ड। और इस पॉइंट पर ये वाला काम शुरू हुआ, हैज बीन स्टडीइंग हार्ड वाला, और प्रेजेंट के पॉइंट तक चल रहा है। तो इतना पार्शियल कंप्लीशन आ गया, और चूंकि प्रेजेंट पर भी गोइंग ऑन है तो हमने पार्शियल कंप्लीशन के साथ, यानी कि कंप्लीशन के साथ वर्ब की परफेक्ट स्टेट के साथ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगाई हुई है। सी हैज़ बीन स्टडीइंग लिख रखा है, चूंकि प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर वो फेल हुई और तब से वो स्टडीइंग हार्ड कर रही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सिंस सी फेल्ड, ये जो क्लोज है, इसने क्या बताया, इसने पास्ट के एक पॉइंट को ही तो बताया। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिंस, कोई भी टाइम लिख दो, सिंस 15 नवंबर 2023। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, सिंस यस्टरडे। ये सारे के सारे पॉइंट को ही तो रिफर कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट को रिफर कर रहा है। यहां पर हमने एक क्लोज लिखी हुई है, यहां पर हमने एक फ्रेज लिखी हुई है, तो सिंस को इस सिचुएशन में प्रीपोजिशन कंसीडर किया जाएगा, सिंस 15 नवंबर 2023। ठीक है, एक फंक्शन तो सिंस का ये हो गया जो कि टाइम रिलीवेंट है। सिंस C was, yes, she is hungry since she ate no food। ठीक है, ठीक है, सी इज हंग्री सिंस सी एट नो फूड। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो सिचुएशन लिखी हुई है, ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, इस इंफॉर्मेशन का रीज़न क्या है, यहाँ पर सिंस को लिखा गया है रीज़न बताने के लिए, और ये जो क्लोज है एक रीज़न को रिफर कर रही है। ठीक है, रीज़न को, एग्जैक्ट रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न। और यहाँ पर ये जो सिंस है बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर कर रही है, और यहाँ पर सिंस की जगह में एज भी लिख सकते थे। सी इज हंग्री बिकॉज सी एट नो फूड, सी इज हंग्री एज सी एट नो फूड, सी इज हंग्री सिंस सी एट नो फूड। तीनों ही कंजंक्शन सिमिलर फंक्शन में, सिमिलर मीनिंग में इस सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एज और सिंस बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, और जिस क्लोज को एज, सिंस या बिकॉज से जोड़ा जाता है वो क्लोज एग्जैक्ट रीजन होती है, प्रॉपर रीजन होती है इसका, इस इंफॉर्मेशन का, इस सिचुएशन का। ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का ये जो भी है, सी इज हंग्री, इसका रीजन है ये। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ में आ गई हो तो जरा वापस सेंटेंस पर आते हैं। ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। अब देखो, सिंस सी वर्कड हार्ड। अब सिंस जो है कंजंक्शन के रूप में दो तरह के फंक्शन में आ सकता है, या तो वो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होगा, या बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करेगा, जिस मीनिंग को एज कंजंक्शन भी रिफर कर सकता है। अगर ये टाइम को रिफर कर रहा है तो ये पास्ट का टाइम हो गया, और ये पास्ट का टाइम हो गया तो यहां पर ही फेल्ड नहीं, ही हैज बीन फेलिंग लिखा होना चाहिए था, है ना, कंटिन्यूअस में आ जाना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलो, हैज बीन फेलिंग भी ना होता तो प्रेजेंट में ही पॉसिबल था। मैं 10th चैप्टर में इस बात को समझा चुका हूं। हालांकि यहां पे परफेक्ट जरूर होता, वो पार्शियल कंप्लीशन जरूर दिखाते हम। ठीक है, कि जब से उसने वर्क हार्ड किया है तब से, लेकिन उस पार्शियल कंप्लीशन को यहां पर दिखाया नहीं गया, तो इसका मतलब ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में तो है नहीं। क्या ये बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर कर रहा है, जिस मीनिंग को हमारा एज कंजंक्शन भी रिफर कर सकता है?
चलो देख लेते हैं, क्या लगता है आपको। आप सेंटेंस को पढ़कर देखिए, इसका टूटा फूटा मीनिंग भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जिस क्लोज को अगर सिंस बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर कर रहा है तो सिंस की जगह बिकॉज लगा के देख लो सीधे सीधे। और ये जो क्लोज है जो सिंस और बिकॉज या एज से जोड़ी जा सकती है, ये क्लोज एग्जैक्ट रीजन होनी चाहिए, एग्जैक्ट रीजन होनी चाहिए। कौन सी वाली क्लोज की? इस मेन क्लोज की। इसमें जो मेन क्लोज में जो इंफॉर्मेशन है इसका एग्जैक्ट रीजन ये होनी चाहिए। तो क्या उसके फेलियर का एग्जैक्ट रीजन उसका हार्ड वर्क है ना? नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, मीनिंगलेस हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ही फेल टू सिक्योर गुड ग्रेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। एक्चुअली में ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं, ही वर्कड हार्ड इस इंफॉर्मेशन का, इस क्लोज का एग्जैक्ट रीजन नहीं लिखा हुआ है, अपोजिट रीजन लिखा हुआ है। आप समझिए बात को, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है अपोजिट रीजन। ठीक है, अगर उसने हार्डवर्क किया था तब तो उसको पास हो जाना चाहिए था या उसके गुड ग्रेड आने चाहिए थे, लेकिन वो तो फेल हो गया गुड ग्रेड लाने में। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड टू सिक्योर गुड ग्रेड, यही तो होना चाहिए था। हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि पास हो जाता, फेल नहीं होता, लेकिन हुआ क्या? अपोजिट हुआ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसका अपोजिट रीजन लिखा हुआ है। अगर यहां पे लिखा होता ही डिड नॉट, अगर यहां पर लिखा होता ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तब सिंस भी सही हो जाता, बिकॉज भी सही हो जाता, एज भी सही हो जाता। अब ये अपोजिट रीजन लिखा हुआ है तो अपोजिट रीजन हो गया एक कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, या कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध में लिखी हुई बात है। अगर ये कर रहा था, अगर ये सिचुएशन थी तब तो उसको पास हो जाना चाहिए था, या वो फेल हो गया तो इसका मतलब उसने वर्क हार्ड नहीं किया होगा। लेकिन यहां क्या लिखा है कि ही वर्कड हार्ड, उल्टी बात लिखी है। तो अपोजिट रीजन को बताने के लिए या कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो कंजंक्शन होता है दो। ठीक है, आल्दो भी यहां पर लगाया जा सकता था, हालांकि वो ऑप्शन में दिया नहीं है। आल्दो और दो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो दो है ये कंजंक्शन की तरह भी काम कर जाता है और एडवर्ब की तरह भी काम कर जाता है, जबकि ऑल्दो सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन हो सकता है। ऑल्दो ज़्यादा फॉर्मल होता है, ज़्यादा ऑफिशियल होता है। ठीक है, दो एवरीडे कन्वर्सेशन में ज़्यादा सही रहता है, ऑल्दो ज़्यादा फॉर्मल है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सिचुएशन लिखी हुई है ये इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं, अपोजिट रीज़न है। जो रीज़न होना चाहिए था उसके फेल होने का, उसका अपोजिट लिखा हुआ है। यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखी हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम लगाएंगे दो। एक और कंजंक्शन हमें दिया था तो एस तो गलत ही हो गया, नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। एक कंजंक्शन और दिया था हमें वैन। देखिए वैन को लगाया जाता है पास्ट के या फ्यूचर के या किसी भी टाइम को रिफर करने के लिए। यहां पर टाइम को तो रिफर किया ही नहीं जा रहा। ठीक है, पास्ट के फ्यूचर के किसी भी टाइम को रिफर करने के लिए, एक टाइम की किसी भी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए वैन को कंजंक्शन के रूप में लगाया जाता है। मैंने पिछले किसी सेंटेंस में इसको बताया था। तो यहां पर हो जाना चाहिए था सही ऑप्शन दो। ये हो गए आपके 35 सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपको चीज़ें समझाने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।